क्या है अभी तक हमने जो एरे डिस्कस किया ना वो वन डायमेंशन है। अब ये वन डायमेंशन का मतलब क्या है? जैसे हमारी डिक्लेरेशन कैसे होती थी, हमने ऐसे लिया ये वन डायमेंशनल का मतलब ये होता है इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए मैं एक इंडेक्स लूँ। जैसे अगर मुझे a of 0 लिखता हूँ तो हम ये बोलेंगे एरे की कलेक्शन में जो 0 पोजीशन पे पड़ा हुआ है वो मैं निकाल के। अब ये कहता है टू डायमेंशनल एरे भी हो सकता है। टू डायमेंशनल का मतलब आप ऐसे आओगे और ऐसे लिखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3x3 का टू डायमेंशनल एरे। इसमें 3x3 का मतलब क्या है, जो मैं ये डायग्राम ला रहा हूँ ये सिर्फ समझने के लिए, इंटरनली इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ और होती है। जैसे अगर 8 टाइम लिया तो कुछ इस तरीके से मेमोरी एलोकेट होंगी जिसमें वैल्यूज होंगी, ठीक। अब जैसी 3 डायमेंशन में हम क्या करते हैं कि लेट अस सपोज कर लो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, 0 रो 1 2, ये पोजीशन कौन सी हुई 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 2 1 एंड 2 0। यानी कि अगर मुझे इस पोजीशन को देखना है तो यू हैव टू सप्लाई टू इंडेक्स, ठीक है। और अगर ये वाली पोजीशन देखनी है तो 8 2 of 2, क्लियर। यानी कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कुछ इस तरीके का टू डायमेंशन बनता है। अब इस टू डायमेंशनल की एक्चुअल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ये भी वैसे ही एलोकेट होती है मेमोरी ऐसे ऐसे। ये लोकेशन 0 0 0 1 0 2 तो देन 1 0 1 1 1 2 एंड सो। यानी एक्चुअली इंटरनली ऐसे जाएगा पर हम समझने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, अगर मैं इतनी चीज को फोकस करूं और इतनी चीज को फोकस करूं खाली और इतनी एरिया को फोकस करूं तो ये एक वन डायमेंशनल एरे नहीं है अगर देखा जाए। अगर खाली इसको लेके चले और आगे इनको लेके चले तो ये वन डायमेंशनल एरे, ये डायमेंशनल एरे। यानी हम ये बोल सकते हैं इसमें 3 वन डायमेंशनल एरे। तो कई बार स्टूडी को ना हम ये भी बोलते हैं एक एरे है और किसका ऑफ एरेज। जैसे हम बोलते हैं ना इंटीजर टाइप एरे है मेरे पास, और अब क्या हो रहा है एक एरे बना है जो इटसेल्फ उसके अंदर एरे है, एरे ऑफ एरे कहा जाता है। इतना फंडा नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं बात करूं ए की तो ए क्या देगा आपको, इट गिव्स एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 और a ऑफ 0 क्या देगा आपको, एड्रेस ऑफ a ऑफ 0 का। इट मींस a क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंटर जिसका किसका एड्रेस है, एक एरे का। जैसे हमने पढ़ा था ना एक पॉइंटर हो सकता है टू एरे, ये चीज इस तरीके से आ जाए। अब अगर मैं मान लो इसको ऐसा लिख दूं स्टार ए, तो ये मुझे क्या देगा, तो निकालेगा क्या वैल्यू है किस वैल्यू जो इसके अंदर क्या पड़ा है। देखो तुम्हारे सामने मैंने पिक्चर बना रखी है, देखो मैंने क्या बोला इसके पास क्या है, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 और इस ए ऑफ 0 पे क्या है, तो ये पता क्या देगा मुझे, ये देगा एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 ऑफ 0। इस टर्म को याद रखो ना,
इसके पास क्या पड़ा है ये याद रखना है। अगर ये याद रख लिया तो एवरीथिंग इजी। वैल्यू तो देता है, उसकी वैल्यू में पड़ा क्या है, वही चीजें मैंने क्या, यही तो चीजें समझाई। ये एक एरे ऑफ एरे, इस ए के पास एक एरे का एड्रेस है, उसके एड्रेस में क्या पड़ा हुआ है, एक फर्दर आगे का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो वो चीज है ना। अब ये पिक्चर तुम अपने माइंड में बनानी, ठीक है, इतना समझ में। अगर मान लो मैं यहां ये लिख दूं, अब क्या देगा, अब जो तुम बोल रहे थे ना, अब वो मिलेगा कि इस a of 0 पे जो वैल्यू पड़ी है वो मिलेगी। ठीक, फंडा समझ में आया। और ये प्योर कैलकुलेशन है, अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हो सब कुछ इजी, इतना क्लियर है। अभी अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं तो क्या होगा, ये क्या देगा, आराम से कैलकुलेट करो। देखो तो ठीक है, लेकिन तुम देखो सबसे पहले इसे कैलकुलेट करो, ये क्या देने वाला है, आपने कहा +1, तो कहां पहुंच जाएगा, यानी कि यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या देगा, फिर इसकी वैल्यू निकाल दो। अगर इसको थोड़ा सा और फिर हेरफेर करें, अब क्या देगा, पहले देखो इतना ज्यादा मत सोचो, पहले ये बताओ ए क्या देगा, ए में देना है एड्रेस ऑफ, ठीक, यानी कि आपको ये मिल गया। अब a of 0 क्या है, एक एरे, और एरे के एड्रेस में इंक्रीमेंट का मतलब पता है क्या है, वो पूरा ब्लॉक कंप्लीट करेगा, वो सीधा जंप करके यहां पहुंचेगा। पॉइंट समझ में आया, क्योंकि वो ये नहीं करेगा कि यहां से यहां पहुंचेगा, वो सीधा किस पे पहुंचेगा, a of 1 पे पहुंचेगा। तो ये यहां पे आपको क्या देगा, एड्रेस ऑफ a of 1, फिर उसका ये चीज आपको देगी एड्रेस ऑफ a of 1 of 0, फिर आपको वैल्यू मिलेगी इस पोजीशन, क्लियर। बस यही कहानी है इसमें, फिर यहाँ 2 डायमेंशनल बात आती है। इस स्ट्रक्चर को देख के कुछ याद आता है, इसके सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जो मैट्रिक्स के ऑपरेशन करते हैं, प्रोग्राम ही है सारे। तो वो जैसे तुम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हो, ये बोलेगा एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बना के दिखाओ, अब ये कहेगा कि 2 मैट्रिक्स लो, उनका एडिशन करके दिखाओ, इस तरह के क्वेश्चन, ट्रांसपोज निकाल के दिखाओ, फिर तुम्हें उसके लॉजिक्स बना के डालने, अगर भूल गए तो याद आ जाए। अच्छा तो ये वाली कैलकुलेशन आ गई ना, अगर तो ये आ गई ना तो सारा काम था। इसके अगले चैप्टर में सारी यही कैलकुलेशन, तो छोटे छोटे चैप्टर आएंगे, 15 मिनट एक लेक्चर, एक चैप्टर। पॉइंटर तो सबके साथ जुड़ा हुआ है, पॉइंटर तो लिंक अप है सबके साथ, एरे की भी पॉइंटर के साथ है, फाइल हैंडलिंग भी पॉइंटर नहीं है। मैंने बोला नहीं ये बैकबोन थी, अब बैकबोन तो तुम्हें पता ही कहां से स्टार्ट होती है कहां तक होती है, तो पॉइंटर पूरी सीरीज है।
इसके ऊपर अलग से बुक्स भी बनी हुई हैं, जैसे एक पॉइंटर इन सी आते हैं अशोक का, जिसमें उसने सिर्फ पॉइंटर की बात की। तो मैं चीज तरह इसका एक बेसिक याद रखो, एक एल वैल्यू है, आर वैल्यू है, वही कहानी चल रही है। इसके एड्रेस पे ये मिल जाएगा, उसके एड्रेस पे ये मिल जाएगा। अगर आप ये कैलकुलेट करके रखते हो माइंड में, बाकी तो कैलकुलेट ही करना सीधा कि यहाँ ये आएगा इस तरीके से। देखो सबसे पहला काम मैं तुम्हें क्या करा रहा हूं कि इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख रहा हूं। मैं यहां आया इंटीजर नम 3/3 लिया। एक इसको आप डायरेक्ट इनिशियलाइज भी कर सकते हो, जैसे आप यहां लिखो कॉमा, हो गई नो, ये डाल दिया। अब वो कहता है कि जब आप इस तरीके से डायरेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं तो आपके पास चॉइस है, आप इसे मिस कर सकते हैं, मतलब जो रो की वैल्यूज है उन्हें स्किप कर सकते हैं। रीजन, क्योंकि जब कॉलम की वैल्यूज होती है वो समझ जाता है जैसे कॉलम कंप्लीट हो गए, जैसे 1 2 3 एक रो बन गई, 1 2 3 दूसरी रो बन गई, 1 2 3 तीसरी रो बन गई, मतलब आपकी 3 रोज बन जाएगी। पर कभी आपने ऐसे नहीं करना कि आप बोलो 3 रोज और यहाँ मैं कुछ नहीं दूंगा, तो एरर आ जाएगी, साइज ऑफ द टाइप इज अननोन और 0, वो इस तरीके से, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर इसे स्किप नहीं कर सकते। उसके अंदर मैं इसकी वैल्यू सर्च करना चाहता हूँ तो इंट आई और जे, क्योंकि यहाँ 2 इंडेक्स से आप वैल्यू गेट करोगे। तो लिखा 4 आई इज इक्वल टू 0। जो नेस्टेड लूप है ना उसका रोल अब आने वाला है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि 2D में आइट्रेट करवाना हमारे लिए आसान, और यहाँ मैंने नेस्टेड लूप लगाया। यहाँ और लिखा printf, एक मैं उसका एड्रेस देखना चाहता हूँ और एक मैं उसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ, मतलब कि सारी वैल्यूज को जगह करके देना चाहता हूँ। एड्रेस देने के लिए लिख दिया एड्रेस नम ऑफ आई ऑफ जे, लिख दिया नम ऑफ, इस तरीके से वैल्यू चलाया। एड्रेस देखो एकदम सीक्वेंशियल है, 92 90 एंड सो, ये समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंटर लेता हूँ। अब इसके पॉइंटर को संभालने के लिए आपने लिया इंटीजर स्टार p3, तो ये क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंटर जिसका जो कि एक एरे, यानी एक पॉइंटर टू एरे, और एरे का साइज कितना होना चाहिए 3, यानी एक ऐसा एरे जिसका साइज 3 है, ये इसका एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो हम यहाँ आते हैं, लिखते हैं p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ नम ऑफ 0, नम ऑफ 0 का एड्रेस इसको मिल जाए। या इतनी लंबी लाइन लिखने की बजाय आप सीधा ऐसा भी लिख देंगे तो ये मान जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फोक हो जाएगा। अब अगर मैं ये लिखूं printf %d, p की वैल्यू दिखा तो -862 दिखा। रीजन, क्योंकि यहां पे u लगना था, आ गया 64674 पहला वाला है। तो अगर मान लो मैं इसके बाद p++ कर दूं और printf %u/n करूं तो क्या आंसर आएगा? सी पॉइंटर किस टाइप का है, एक इंटीजर एरे का, और एरे का साइज कितना है 3, और वो इंटीजर 3 है तो 3 × 2 6, यानी 1 इंक्रीमेंट में 6 बाइट्स मूव होंगे। देखो पॉइंटर क्या है p, तो जब भी हम प्लस करते हैं हमको बाइट चाहिए होते हैं, कितने बाइट्स आगे शिफ्ट करें। अब ये पॉइंटर किस टाइप का है,
एक इंटीजर टाइप का एरे है, यानी इंटीजर टाइप के एरे टाइप का एड्रेस होल्ड करता है, तो इट मींस उसके साइज 3 है, तो 3 into 2 6 हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं इसे चलाऊंगा तो एड्रेस देखो 58 था 64 पे गया, यानी कि सीधा यहाँ से यहाँ पहुंचा। अब इसी कैलकुलेशन को आप वहाँ लगा दो जो मैंने आपको दिखाया, %d मैंने लिखा था स्टार नाम, चलाया, पहली वैल्यू दिखा था। फिर आते हैं दूसरी वैल्यू को देखने के लिए, मैं लिखा स्टार नम +1, तो इसने क्या दिखाना था 54। उसके बाद दूसरा printf %d स्टार नम +1, ये तो 76, यानी सीधा इस एड्रेस से पहुंच गए, इसने 76 क्लियर है काम। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। तो ये एड्रेस भी चेंज होता है, एड्रेस यार देखो ना, एड्रेस तो हमेशा चेंज होंगे क्योंकि कंपाइलर हर बार प्रोग्राम में मेमोरी अलग देता है। तो इनको तो कभी याद नहीं करते ना, इन पे हम फोकस नहीं करते, कभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि यही एड्रेस आएगा, तो कई बार बुक में भी वो एज्यूम करके चलता है कि ये वाला एड्रेस है। इतना क्लियर है। अब बात ये आती है कि मुझे ना एक फंक्शन में पूरा का पूरा 2D एरे सप्लाई करना है, तो 2D एरे सप्लाई कैसे होगा? हम पूरा का पूरा पास करना चाहते हैं, तो वो कहता है पास करने के मेरे पास बड़े तरीके हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे तरीके देखते हैं, इसके पास कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इसे सप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ आए, यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन है void display। पहला तरीका, अब सीधे ही ना इंटीजर *q इंटीजर i इंटीजर j, ये नहीं, अब मैं सीधे ये डाल। अब आपको कहता है कि इसे कॉल कैसे करना है। अब यहाँ आओ, सीधा लिखो डिस्प्ले और इसमें नम पास कर दो, 3 पास कर दो, 3 पास कर दो। अब एक चीज आती है, ये एरर नहीं देगा, नम क्या देगा आपको, एक एड्रेस इसका a of 0 का, यानी एक जो नम है वो एक तरह का पॉइंटर टू एरे है, और वहां मैंने कैसा पॉइंटर बनाया, एक नॉर्मल पॉइंटर, एक इंटीजर पॉइंटर। तो जब मैं चलाऊंगा तो एक वार्निंग आ रही है, और वार्निंग देखो क्या आ रही है, पर लेकिन ये वार्निंग है, कंपाइलर अपना काम चला देता है, ठीक है, मतलब से कोई इश्यू नहीं होती, वो कर देगा काम, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर स्टिल याद रखना सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन होती है, और ये हायर लैंग्वेज में अलाउड नहीं है, जैसे C++ है वहां पे ये काम नहीं हो सकता, पर हाँ C में आप कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना ये लॉजिकली गलत हो चुकी चीज। तो कोई नहीं, एड्रेस तो, और अगर हम एक चीज देखें, जो नम का एड्रेस होता है ना, वो वही एड्रेस होता है, मतलब एड्रेस एक ही होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ आओ, आप यहाँ लिखो printf %u और %u। मैं यहाँ कहता हूँ मुझे एड्रेस दिखाए नम का, मुझे नम की वैल्यू दिखाए, और उसकी वैल्यू में जो वैल्यू पड़ी है वो दिखाए। ये आपको क्या देगा, नम का एड्रेस, ये आपको क्या देगा, उसके ऊपर पड़ी हुई वैल्यू, और ये क्या देगा, उसकी पड़ी हुई वैल्यू पे जो एड्रेस है उसके ऊपर पड़ी वैल्यू। तो एक चीज नोटिस करना, वैल्यू क्या आती है, सेम। तो यानी कि अगर आप ऐसे सप्लाई कर दोगे तो कोई इशू नहीं होने वाला, पर लेकिन कंपाइलर की तरफ से इंडिकेशन देगा कि ये सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन थी। अब यहाँ हम क्या करते हैं, i j तो मेरे पास आ गया, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू रो और कॉलम ले लेते हैं। यहाँ एक इंटीजर i लिया और j लिया, एक लूप चलाया for i is equal to 0, i लेस देन जो रो की i प्लस प्लस, इसके बाद
एक लूप चलाया for j is equal to 0, j less than equal to call j प्लस प्लस। अब हमें इस q से उसकी वैल्यू गेट करनी है, और यहाँ देखना इसकी कैलकुलेशन वो कैसे करते हैं। यहाँ वो लिखता है printf %d और यहाँ लिखता है स्टार q प्लस i मल्टीप्लाई बाय कोल प्लस j। इसमें बताओ क्या इस टाइम q के पास कौन सा एड्रेस है? इसका एड्रेस था, किसका पहुंच गया है? इस नम का, और नम का एड्रेस क्या था? a of 0 of 0 का एड्रेस, क्योंकि देखो सिंपल पॉइंटर है तो उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। अब जब इस तरीके से किया तो क्या करेगा, जो ith की वैल्यू होगी उसे कॉलम की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके प्लस j करेगा। इनिशियली तो 0 0 ही आएगा, क्यों तो एक पैरामीटर है ना इसका। अब देखो मेरे पास वहां नम है, आपने नम को सप्लाई कर दिया किसमें? इन स्टार क्यू में। यहाँ सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन है, तो मैंने कहा 50 से अलाउ कर रहा है। मान लो उसका एड्रेस ये है 64764, ठीक एज्यूम कर लिया। तो यानी कि इसके पास कौन सा एड्रेस पहुंच गया? कितना पॉइंटर क्लियर? अब आप यहाँ लिख रहे हो स्टार q प्लस i मल्टीप्लाई बाय कोल प्लस j। सी पहला केस लगाओ, i की वैल्यू है 0, कॉल की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 0, तो ये क्या करेगा? ये यही एड्रेस रहेगा और वो क्या दे देगा आपको उसके ऊपर बड़ी वैल्यू, यानी पहले आप ये 0 0 की वैल्यू दे देगा। अगली बार जब i की j की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये क्या बन जाएगी इक्वेशन? q प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1, यानी एट द एंड ये चीज क्या बन गई? q प्लस 1, और q प्लस 1 क्या बन जाएगा? सेकंड एड्रेस। अब हम ये कहते हैं कि i की वैल्यू चेंज होगी, स्टार q प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0, तो q प्लस 3 ये कौन सी वैल्यू कौन बन जाएगी? ये बन जाएगी 3 का इंक्रीमेंट अगर इसमें किया जाए तो कितने बनते हैं? 6 बाइट्स मूव करने में कर रहा है, तो ये a ऑफ 1 ऑफ 0 की वैल्यू बनी। तो इस तरीके से सारी कैलकुलेट करके निकाल वो ऐसा चलेगा, ये तो मतलब सीधी वैल्यू जा रही है, उसको इस तरीके से कैलकुलेट करें। तो अगर मैं इसे चलाऊं तो इस तरीके से उसने सारी वैल्यूज आपको दिखा देंगे। एक तरीका तो ये बात करने का। अब वो कहता है कि यार ये सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन की एरर ना है, तो हमने एक शो बनाया, इसमें मैंने पास कर दिया मैंने ये लिखा। अब अगर मैं शो में डायरेक्ट नम पास करूंगा तो खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर लेगा, कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। मतलब कहीं पे भी सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब आपने सीधा ही एक पॉइंटर रख दिया जो कि एक एरे ऑफ पॉइंटर। अब इससे वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? आप यहां आओगे, आपने इंटीजर i j लिया और आपने यहां ले लिया एक सिंपल पॉइंटर, फिर वैसे एक फॉर लूप चलाया, और यहां ये करता है p के अंदर q प्लस i है। अब यहां भी एक इश्यू है छोटा सा, अब वो इश्यू दिख रहा है, वो इश्यू ये है p आपका किस टाइप का है?
किस टाइप का पॉइंटर? इंटीजर पॉइंटर है। और जो मेरा क्यू है वो कैसा है? वो एक पॉइंटर टू एन एरे है। तो फिर इशू वही पॉइंटर कन्वर्जन का। अब यहाँ आओ, सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन, तो यहाँ पे आ रही है। तो बचने का सॉल्यूशन, अगर आप ये बॉडी हटाना चाहते हो तो डू वन थिंग, यहाँ कास्टिंग कर दो, कम होगी, चलाया, चल गया। मतलब एक तरीका ये भी है चलाने का। अब सबसे इजीएस्ट, जिसमें कोई लोचा नहीं, कोई पंगा नहीं, क्या करो, तो यहां आओ, वाई मैजिक नाम रखो और यहां दो इंटीजर क्यू, ऐसे दे दो सीधे। और यहाँ लिखो इंटीजर आई तो मच, मतलब यहाँ पे ऐसा सच आपको कोई इशू नहीं होगा। मतलब ये तो जैसे नॉर्मली असेस करते हैं ना, वैसे आपका असेस होगा। क्यों? आई ऑफ जे, मतलब ये तो सीधा डायरेक्ट जैसे असेस होता है वैसे असेस हो जाएगा। तो हमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, मतलब इसमें कोई पॉइंटर वाइंटर नहीं है, आप डायरेक्ट भी सप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आपने लिख दिया मैजिक, सीधा पास किया नाम 3, ऐसे आपने सप्लाई किया, चलाया, ठीक है। तो ये इस तरीके से सप्लाई होता है। तो अगर 3 तरीके हैं फंक्शन में पास, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो टॉपिक्स हैं इसके वो खत्म होते हैं, और 3 डायमेंशनल एरे भी दे रखा है इसमें, पर उसके बारे में कुछ खास बात नहीं की। वो कहता है इतना डराना नहीं हो, तो लेकिन जब ये इसकी ग्रिप हो जाए तो उसको देख लेंगे एक बार कि वो क्या बताना चाहिए। अब करते हैं इसके कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन। ऊपर ना जैसे नाउन है, आपने तो उसका एड्रेस क्यों पे उसका एड्रेस दे रखा था, तो लिखा तो कहाँ बी इक्वल टू एम एड्रेस। यार नम जो होता है ना, जब आप खाली नम देते हो तो एक सेल्फ एड्रेस ही देता है। नम एक तरह का पॉइंटर है, और पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी? किसी का एड्रेस, तो ट्रू इसका क्या लगाने की जरूरत नहीं। किसको? अभी जो क्यू है ना, ये तो अब तुम क्यू के पास एड्रेस आने वाला है और आप उसे डिक्लेयर कर रहे हो, तो आप उसको कैसा बनाना पड़ेगा? पॉइंटर, दूसरे इन स्टार क्यू लगाया। और अब मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे क्यू के साथ स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं उस क्यू के एड्रेस को यूज करके वहाँ की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो स्टार कब लगेगा? अदरवाइज लगाने की वो उसका फार्मूला है ना ऊपर। पहले जब करते थे एड्रेस देखना था तब तो लिखते थे। अब वो पता है क्या, 3 तरीके हैं सप्लाई करने के, आप 3 तरीकों में से जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ वैल्यूज भी तो ज़्यादा बढ़ गई हैं, एक एरे ये है, एक एरे ये है, एक एरे ये है। एक रो खत्म करने के लिए उतने कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, उतने खत्म करके वो अगली पोजीशन में पहुंचे। डन। ये अब उसके बाद अगली जो कहानी है वो ये है कि भाई मैं एक 2D एरे बनाना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट हो, और मैं चाहता हूँ ये 2D एरे में यूजर से मांगा जाए। अभी क्या है कि मैं फिक्स साइज लेके चल रहा हूँ, और आप ऐसा प्रोग्राम भी बना सकते हो जिससे यूजर से मांगा जाए कि वो डाले कितने उसने साइज है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियली एरे को पहली फिक्स साइज का लेके चलते हैं, ठीक। और मैंने ले लिया यहाँ पे इंटीजर रो, कॉलम आई जे, printf enter the number of rows, printf number of
कॉलम्स हमने ये डाला। अब यूजर से इनपुट करवाना चाहते हैं कि वो एक एक करके डालें, तो हम यहाँ लिखेंगे printf एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स %d x %d। रो और कॉलम की वैल्यू डालें। फिर एक लूप चलाया, i की वैल्यू 0, i लेस देन रो तक जाए, i प्लस प्लस। j is equal to 0, j लेस देन कॉल j प्लस प्लस। एंटर द एलिमेंट % लिया, एम्परसेंड नम ऑफ i ऑफ j इनपुट हो जाएंगी। फिर मैं यहाँ लिखूंगा printf द मैट्रिक्स %d क्रॉस %d रिप्रेजेंटेशन अब अगेन यही सेम लूप लगेगा। printf /t %d num of I and num of j, और एक रो डिस्प्ले होने के बाद printf /n कर दे। चलाया, आज से कितनी रोज डालनी, मैं कहा 5 रोज 2 कॉलम्स। इधर है मैट्रिक्स के एलिमेंट डालो, दिखा दी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है। बताओ फोन मैं अब देखो ये फंडा समझ में आ गया। मतलब इस तरीके से आप एरे एलिमेंट डलवा सकते हो, इनपुट का। अब यहाँ पर एक तो ये लॉजिक है, कई बार आपको ऐसा प्रोग्राम भी बनाने में आ जाता है कि जो रो और कॉलम्स है वो यूजर से डलवाना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का प्रोग्राम हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं 2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एक मैं फिक्स साइज ले लेता हूँ पहले, बाकी तुम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना कि यूजर से मांगा जाए। 3/3 ले लिया, एक सी 3/3 ले लिया, और यहाँ पर के ले लिया। यहाँ लिखा प्रिंट द फर्स्ट मैट्रिक्स है। ये एलिमेंट लगाया और यहाँ हमने यूज कर लिया ए, और यहाँ यूज कर लिया, जब मुझे पता है फिक्स साइज है तो 3 ले लिया। इसी तरीके से आपने सेकंड मैट्रिक्स को भी इनपुट करना, और यहाँ लिख दिया सेकंड मैट्रिक्स, और यहाँ ले लिया बी। अब उसका लॉजिक क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का। पहली रो है उसके लिए कॉलम्स मल्टीप्लाई की, उससे पहला एलिमेंट है। जैसे अगर सपोज करो अगर हम मल्टीप्लिकेशन को लेकर चले तो हमें यहाँ पे आइटरेशन भी काउंट करने पड़ेंगे। एक तो कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन की, एक की रो की वैल्यू दूसरे के कॉलम से मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच करेगी तो ही मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज
तो जैसे लेट अस सपोज कोई मैट्रिक्स ये है 2 3 4 5 6 7, दूसरी मैट्रिक्स है 1। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मान लो ये a है, ये b है, तो मैं बोलूंगा c ऑफ 0 0 क्या होगा, हम लेंगे a ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय b 0 ऑफ 0 प्लस a 0 ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय b 1 ऑफ 0 प्लस a 0 ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय b 2 ऑफ 0, यानी ये इसका क्लियर है। अब इसमें एक चीज नोटिस करते हैं, हमें एक पेयर ऐसा बनाना है, एक पेयर ऐसा बनाना है और से एक पेयर ऐसा बनाना है। लूप में सेट करने के लिए यानी एक एलिमेंट इसका निकालने के लिए 3 इटरेशन लगेंगे और ये टोटल मैट्रिक्स कितने की है, और अगर इसके एक एलिमेंट के लिए भी 3 चाहिए तो टोटल क्या कर दो, लूप की इटरेशन कितनी होनी चाहिए। दूसरी चीज अगर हम ध्यान दें, a की जो रो की वैल्यू है वो फिक्स चल रही है और जो b है उसकी कॉलम की वैल्यू फिक्स चल रही है। इतना लॉजिक अगर आपके माइंड में आ जाता है तो क्या करो, 4 I plus plus 4j is equal to 0, ठीक है। फिर उसके बाद एक 4k ये लिया और यहाँ मैंने ले लिया c ऑफ i ऑफ j, निचली 0 ले लिया और यहाँ फॉर्मूला लगाया c i ऑफ j प्लस इक्वल टू a ऑफ i, मतलब उसकी रो फिक्स रहे, चेंज होने वाली वैल्यू कॉलम है तो वहां मैंने k दे दिया। ये इसका फॉर्मूला बन गया, तो जैसे यहाँ है उसका तो जस्ट आपको डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ लिखा फर्स्ट मैट्रिक्स A of I of j second matrix फिर product of matrix यहाँ से चलाया, इसके एलिमेंट्स डालें, तो इस तरीके से डालिएगा, इस तरीके से आपका मैट्रिक्स का प्रोग्राम बन जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है ट्रांसपोज निकालना, तो ट्रांसपोज का लॉजिक क्या होगा, रोज को कॉलम बना दो, रोज को इस तरह कॉलम वाइज, ठीक है, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, देखो सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, उसके बाद
मैट्रिक्स को डिस्प्ले करा लिया, मतलब पहले इनपुट करा लिया, डिस्प्ले करा लिया, उसके बाद यहाँ डाल दिया लॉजिक और यहाँ लिख दिया आफ्टर ट्रांसपोज। और यहाँ पे भी ये देखिए। अब इसका लॉजिक क्या होगा? एक ही तरीके आपको वैल्यू स्वैप करनी पड़ेगी। ऐसे ये देखो ना, डायगोनल तो चेंज होती नहीं है, कि जैसे मान लो इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ये तो फिक्स रहेंगे। तो एक्शन लॉजिक ये है कि ये इसके साथ रिप्लेस हो जाए, ये इसके साथ रिप्लेस हो जाए, ये इसके साथ रिप्लेस हो जाए, और स्क्वायर मैट्रिक्स में चलता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी पोजीशन देखें 0 0 0 1 1 0 2 0 2 1 1 2 0 2 0 1, तो अब इसकी स्वैप करना है। तो स्वैप कहाँ करना है? एक लॉजिक तो ये हो सकता है जहाँ पे आई और जे मैच ना करें, लेकिन अगर मैं ये चलाऊंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये दो स्वैप लग जाएंगे, यहाँ 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 यहाँ। तो मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगाऊंगा जहाँ पे आई की वैल्यू लेस देन है जे से, वहाँ पे स्वैप लगा। या दूसरे टर्म में ये कहते हो कि जहाँ जे ग्रेटर देन है आई से, दोनों में से कुछ भी लिख दो। तो यहाँ मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ j इज ग्रेटर देन i, तो वहाँ क्या करो, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, a ऑफ i ऑफ j में वैल्यू डाल दी, और a ऑफ j ऑफ i में j में उसके दूसरे रिवर्स की वैल्यू डाल दी, और उसके रिवर्स में उस टाइम की वैल्यू कर दी, यानी स्वैप कर दो। चलाया, स्वैप किया तो कुछ ऐसा था। इसको देखो, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना सारा जो भी बता रहे हैं, और पेन ड्राइव